हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी प्रयास रहता है कि वो गरीब से गरीब बच्चा भी इस कंपटीशन में आए, तैयारी करे और जीवन को आगे बढ़ाने में अपना खुद सहायता भी कर सके। तो मैं आप लोग को कुछ हेल्प नहीं कर रहा हूँ, या हमारी टीम आपके साथ हेल्प, बस एक मार्गदर्शक की भूमिका में कि जहाँ भी आपको कठिनाई होती है वो आप कठिनाई को हम लोग से शेयर करके ऑनलाइन जो माध्यम होता है उससे शेयर करके बताएं, ताकि हम लोग उस समस्या को यूट्यूब के माध्यम से सॉल्व कर सके, या और आप लोग को वो बेहतर दिशा दे सके कि उस समस्या को तेजी से हल करते हुए आप बीपीएससी का जो 17वीं है उस एग्जाम है उसका आप बेहतर तैयारी कर सके। जैसा कि आप लोग को मालूम कि 17वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा, क्योंकि एक तैयार जब मैं कुछ हम लोग बोलने जाते हैं या जब कुछ बताने जाते हैं तो एक प्रयास होता है कि जो नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन पे पहले एक चर्चा कर लिया जाए, क्योंकि लोग के बीच एक रहता है कि भाई उस पर चर्चा आप नहीं किए, सीधे आप क्लास करना स्टार्ट कर दिए, चाहे कुछ बताना स्टार्ट कर दिए। तो हम चाहते हैं कि उससे, ताकि इसका बताने का उद्देश्य एक होता है कि आप में एक प्रोत्साहन की भावना है, आप में एक लगे कि नहीं, ये बीपीएससी का जब आप लोग वैकेंसी सुनेंगे, इसका पोस्ट सुनेंगे, इसके भरने का प्रोसेस समझेंगे, तो आपको अंदर एक प्रेरणा का भाव आएगा, आपके अंदर एक प्रोत्साहन का भाव आएगा कि हम आगे उसको तैयारी करें कि ना करें, या अब तो नहीं निकल सकता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, और ये अभी भी निकाला जा सकता है। बस बेहतर है अपना फोकस करने के लिए कि नहीं हम कैसे करेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि वो चीज़ को आप लोग को कि किसी तैयारी करवा कर और उसमें आपको जो एग्जाम का रिजल्ट आए उसमें आपका उस लिस्ट में आपका भी नाम हो, यहाँ तक आप लोग का पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि है क्या जो 17वीं बीपीएससी नोटिफिकेशन पूरे लगभग जितने हिंदी बेल्ट है उसमें एक तहलका सा मचा दिया है। पूरा स्टेट, हर स्टेट आज हतप्रभ है कि इतना वैकेंसी आ गया है। सब लोग अपने अपने प्रतिभा को तराशने के लिए या प्रतिभा को तराश रहे ताकि उस एग्जाम को क्रैक कर सके। तो ऐसे में कंपटीशन बहुत टफ हो जाता है, खास करके जनरल फाइट हो चाहे वो ओबीसी एससी, हालांकि फाइट सब में आजकल उतना ही हो गया है, लेकिन अगर बाहरी स्टेट के लड़के आएंगे तो और आपको फाइट देंगे, क्योंकि वो लोग यूपीएससी से कोई मेंस लिखा होगा, कोई इंटरव्यू दिया होगा, या अदर स्टेट में कोई राजस्थान का पीसीएस दिया होगा, कोई एमपी का दिया होगा, कोई यूपी का दिया होगा। तो ऐसे में कंपटीशन उन लोग के साथ लड़ना है जहाँ पे कंसेप्ट बहुत मायने रखता है। और आज पिछले 2 एग्जाम में आप लोग देखा भी है कि किस तरह से बीपीएससी अपने आप को चेंज करते जा रही है, और यूपीएससी के पैटर्न है, यूपीएससी के मानक है, उस पर अपने आप को खड़ा कर रही है। तो ऐसे में अब जो लुसेंट जो आप लोग पढ़ते थे कि उसको पढ़े और पास कर गए, वन लाइनर रट के निकल गए, अब वन लाइनर का जमाना गया। अब आप लोग को कंसेप्ट पढ़ना होगा। अगर कंसेप्ट है तभी आप, क्योंकि जैसा पता है निगेटिव मार्किंग भी स्टार्ट होगा, वो भी 1/3 निगेटिव मार्किंग है। तो सोचिए कितना वो दुरह कार्य हो जाता है कि भाई एक तो क्वेश्चन का कंसेप्ट, ऊपर से निगेटिव मार्किंग। तो ऐसे में आप लोग को एक जरूरी होता है कि बेहतर गाइडलाइन की, बेहतर मार्गदर्शक की। मैं आप लोगों ने कहा था मैं टीचर हूँ, बस हम लोग एक टीम में कोई बड़े भाई कोई दोस्त है, इस तरह मिलके कि हम लोग मिलजुल के एक तैयारी करेंगे और आगे बढ़ते हुए इस एग्जाम को क्रैक करने का प्रयास करेंगे। तो हम सबसे पहले आज जो चर्चा करेंगे वो नोटिस के ऊपर चर्चा करेंगे कि जो एडवर्टीजमेंट आया है वो क्यों इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, और क्यों आपके लिए वो प्रेरणादायक है। क्यों? क्योंकि हर एक के अंदर, क्योंकि जो हम लोग का एक हायरार्की, समाज की जो हायरार्की बनी है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन को लेके एक बहुत बड़ा जो लेकर एक बहुत बड़ा क्या कहा जाए उसको, लोगों के पीछे रहता है कि मुझे बनना है, या उसको प्रोत्साहन के रूप में आप उसको समझ सकते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे कि टेस्ट को नोटिफिकेशन आया, टेस्ट को जो नोटिफिकेशन आया उस नोटिफिकेशन के तहत क्या कितना पद इसमें डाला गया है, सबसे पहले हम उस पर चर्चा करेंगे। तो आप देखिएगा कि जो बिहार लोक सेवा आयोग जिसमें समान प्रशासन विभाग, क्योंकि ये जो होता है वो समान प्रशासन विभाग के अंतर्गत आता है, जिसमें समान बहाली होती है, जिसमें आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन की या स्नातक स्तर की जरूरत पड़ती है। आप देखिएगा आज ये भी होता है कि आपने अभी तक देखी 64वीं के बाद जो भी वैकेंसी आई उस वैकेंसी में 100-200 सीट टोटल मिलाकर होता था, लेकिन इस बार जो सीटों की संख्या आप देखिएगा, चाहे वो एसडीएम पोस्ट हो, वो 200 अकेले एसडीएम पोस्ट है। आप बताइए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर एक यूपीएससी के बाद अगर यूपीएससी में कुछ रैंक को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद सबसे प्रायोरिटी
लोगों को स्टेट स्टेट सर्विस कमीशन में इसी पद पे ज़्यादा फोकस होता है। उसके बाद डीएसपी का पोस्ट देखिए लगभग 136 पोस्ट है। फिर राजकर सहायक आयुक्त का 168 पोस्ट है। उसके बाद विभिन्न विभागों के पदों की रिक्ति जो अभी डिसाइड है वो 174 सीट है। ग्रामीण विकास पदाधिकारी का 393 सीट है। राजस्व अधिकारी का 287 सीट है। आपूर्ति निरीक्षक का 233 सीट है। प्रखंड अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण पदाधिकारी का 125 सीट है। विभिन्न विभागों की पद रिक्ति 213 सीट है। प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग इसमें 28 पोस्ट है। इस तरह से 1957 पोस्ट का इन्होंने क्या किया है, एडवर्ट ये नोटिस में डाला है। अब आप लोग देखिएगा कि हर चीज को वो कितना फिर आगे चल के उनको क्या किया है, पूरा डिस्क्राइब भी किया है कि भाई किस में कितना पोस्ट है, क्या है, ये सब भी बताया गया है। पॉज करिएगा तो डायरेक्ट ही आप लोगों ने स्टार्ट कीजिएगा। आप लोगों ने देख लिया कि किस विभाग में कितना पद रिक्त है, तो आपको अंदर एक प्रेरणा लगा हुआ कि नहीं अब मुझे भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इतनी भारी मात्रा में सीट कभी नहीं आई है, कभी नहीं आई थी, कभी नहीं आएगी, क्योंकि ये वर्तमान है तो हमको वर्तमान में जीना है। हो सकता है आगे हम नहीं कर सकते 50 साल 60 साल के बाद, क्योंकि ये जो वैकेंसी भरेगी वो लगभग 25-30 साल के प्रशासन को सोच के सरकार इस तरह की वैकेंसी निकाली है और वो इसको भरने जा रही है। तो आप में एक चैलेंजेस भी रहेगा और एक अपना रहेगा कि नहीं मुझे इस बार एग्जाम क्रैक करना है। तो एग्जाम क्रैक करने के लिए क्या आपके पास क्या मापदंड है, क्या आपके पास क्या टूल है कि जिससे आप एग्जाम क्रैक करेंगे, उसको समझेंगे। अब देखते हैं कि एडवर्टीजमेंट में क्या कहा गया है। एडवर्टीजमेंट बस जो आपने इंपॉर्टेंट नोटिस पढ़ा है उसी का एडवर्टीजमेंट क्या है, विस्तार किया हुआ है। अब देखिए अब इसमें क्या किया गया है, जो आप लोगों को मैंने बताया कि किसमें कितना पोस्ट है क्या है, अब उसी पोस्ट को अभी लोगों ने क्या किया है, पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है। ये बताने का चीज नहीं कि कितना क्या पोस्ट है, आप लोग खुद एक स्नातक हैं तो हम लोग मान के चलते हैं आप लोग खुद समझे सुलझे हुए और मैच्योर्ड है, तो आपको पता है कि किस विभाग में कितना सीट है। बस आप लोग को ये पता होना चाहिए कि कितनी संख्या में आई है। तो आप लोग संख्या आप लोगों ने देख लिया, लगभग कितना है, 1945 सीट है, जिसमें 609 किसका है, महिला के लिए है। जैसा कि 35% आरक्षण हमारी सरकार दे रही है, तो उसमें 609 सीट क्या है, महिलाओं के लिए है। बाकी आप उसको जब पढ़िएगा कि उसके बाद जो पहला है, जैसे आप लोग देखिए कि अनुमंडल पदाधिकारी 200 सीट, जिसको बरियोप समाहर्ता, जिसको बिहार बासा भी बोलते हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा के रूप में लेवल 9 पोस्ट है। दो तरह का पोस्ट है, लेवल लाइन और लेवल 7, और एक पोस्ट है लेवल 6। तो लेवल लाइन करीब वो गस्टेड ऑफिसर के रूप में आता है। तो वो गस्टेड ऑफिसर होते हैं जिनका पे स्केल लगभग 5400 पे ग्रेड होता है। तो अब इसमें देखिएगा कि पुलिस उपाधीक्षक जिसमें लेवल 9 है, 52 सीट जनरल के लिए है, 13 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए, 28 सीट एससी के लिए है, एक सीट अनुसूचित जनजाति के लिए है, अंतर पिछड़ा वर्ग के लिए 24 सीट है, उसके बाद पिछड़े वर्ग के लिए 12 सीट है। इस तरीके से हर चीज का डिस्क्राइब सरकार कर दी है कि आयोग ने डिस्क्राइब कर दिया है कि अगर वो सीट है तो कितना जनरल को है, कितना ईडब्ल्यूएस को है, कितना एससी को है, कितना एसटी को है, वो पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है। उसके बाद आपका आता है जिला समादेष्टा, उसके बाद आता है काराधीक्षक, देखिए बहुत अच्छा पोस्ट है काराधीक्षक। उसके बाद राजकर सहायक आयुक्त, उसके बाद अवर निबंधक या संयुक्त अवर निबंधक मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग। फिर आता है बिहार निर्वाचन पदाधिकारी, जो बिहार निर्वाचन सेवा से जुड़ा हुआ है। उसके बाद बिहार शिक्षा सेवा आता है,
उसके बाद सहायक निदेशक दिव्यांगजन, सहायक निदेशक समाज कल्याण, फिर जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, उसके बाद आपको नियोजन पदाधिकारी श्रम संसाधन विभाग, फिर सहायक योजना पदाधिकारी, फिर आपको आरटीओ जिसको अपर जिला परिवहन पदाधिकारी भी कहते हैं, फिर एमईओ नगर कार्यपालक पदाधिकारी, फिर ग्रामीण विकास पदाधिकारी, और उसके बाद इसी तरीके से श्रम प्रवर्तन, प्रखंड पंचायती राज, प्रखंड अल्पसंख्यक, कुल मिला के 24 डिपार्टमेंट लगभग दिया गया है। 24 डिपार्टमेंट मिला के 1945 सीट है, ठीक है। और आप लोग इसको जानते हैं कि डीएसपी पोस्ट है जिसमें मिनिमम जो उम्र है वो 20 साल खोजती है, बाकी 21 साल, करीब सभी में 21 साल उम्र होनी चाहिए। एसडीएम का एक 22 वर्ष है, बाकी उसके बाद 22 वर्ष, कुछ पोस्ट में 21 वर्ष भी रखा गया है। तो आप लोग अपने एज के हिसाब से जो जैसे एज है वो एज को देख लें कि आप उसमें अहर्ता है, आपकी उसमें अहर्ता है कि नहीं है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि अब उसके बाद इन्होंने जब फॉर्म भरने का कुछ क्राइटेरिया लाया है तो उस क्राइटेरिया के तहत भी इन लोगों ने कुछ रखा है, ठीक है। अब इसमें देखिए 17वीं जो संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा होगी उसमें आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए। ठीक है, एक नंबर, अरे एक नंबर बोल तो रहे हो गया ना, नोटिस है रखी वो सब आपको कुछ नहीं है, आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा, कहाँ तक करना है, हाँ ये सब खींचते जाना है, तो जहाँ बड़ा छोटा करना, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे स्टार्ट देखिए, अब आप लोग देखा कि जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। उसी तरह से एक वैकेंसी और है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिसको आप लोग सीडीपीओ भी कहते हैं। तो इसमें लगभग 14-15 सीट अभी दिया, हो सकता है आगे बढ़ाए। उसमें आपको स्नातक तो होना ही चाहिए, उसके साथ आपको जब आप मेंस परीक्षा लिख रहे हो, स्नातक आप किसी यूनिवर्सिटी किसी विश्वविद्यालय से हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप मेंस फॉर्म भर रहे होंगे तो वहां पे आयोग ने क्या किया, कुछ शर्तें लगा दी। जैसे आप देखिएगा कि कुछ वैकल्पिक विषय रखा है, गृह, होम साइंस, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र एवं समाज कल्याण, इस तरह के 4 सब्जेक्ट को इन्होंने क्या किया है, मौका दिया है कि आप इस 4 सब्जेक्ट में ही मेंस लिख सकते हैं। उसके पीछे उनका लॉजिक हुआ कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों को समझने का, उनका साइकोलॉजी का, उनका जो मनोविज्ञान, होम साइंस जो कैसे हो, मिड डे मील, बहुत सारा चीज जो फैक्टर होता है, उसके हिसाब से आयोग ने क्या किया है कि कुछ इस तरीके के सब्जेक्ट को रखा है, ताकि वो जब वो सीडीपीओ बने तो इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझ सके। आप ये देखिएगा, हाँ एक चीज में बताया गया है कि जब आप फॉर्म भर रहे हो तो आपका या तो रिजल्ट 3rd ईयर में रिजल्ट आने वाला हो, या तो आप स्नातक पूरी तरीके से क्या कर लिया हो, क्लियर कर लिया हो, आपका स्नातक की डिग्री आप पास आउट हो चुके होंगे। ये नहीं कि आप 2nd ईयर में है और आपने फॉर्म भर दिया तो उसमें आपको काफी अड़चने उत्पन्न होगी, और आप सिर्फ वो अगर आपने पीटी क्वालिफाई भी कर लिया तो आप वहां पे आगे मेंस नहीं लिख सकते हो। ये इस तरह का है।
तो आप ये देखिएगा कि आपको जब आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको एटलीस्ट कम से कम उस समय स्नातक पास होनी चाहिए या रिजल्ट का वेट होना चाहिए। अब आपको देखिएगा कि इसमें जो आरक्षण मिलेगा, अब इसमें सरकार आरक्षण बताई कि आरक्षण उसी पे मिलेगा कि जो वहां का निवासी है। ये नहीं कि आप किसी भी स्टेट के और आरक्षण का दावा कर रहे हैं तो वो चीज नहीं हो पाएगा। आप आरक्षण का तभी लाभ ले पाइएगा जब आप यहाँ के निवासी होंगे, और यहाँ के निवासी होने के साथ साथ यहाँ का जो क्राइटेरिया है आरक्षण का वो आप उसको पूरी तरीके से पालन कर रहे होंगे, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब उसके बाद वो सब बताया गया कि अगर एससी हैं तो उनके लिए क्या क्या प्रमाण पत्र की जरूरत होगी, और क्या ओबीसी है तो उनके लिए क्या क्या प्रमाण की जरूरत होगी, ये सब अपना ये करना होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि अगर आरक्षित है तो 01 कोड होना चाहिए, एससी है तो 02 होना चाहिए, एसटी है तो 03 चाहिए, पिछड़ा वर्ग है तो 05, आर्थिक रूप से कमजोर है तो 07 होना चाहिए। आप इस तरह के आपको ये सब मिलता जाएगा। उसके बाद इसमें बताया गया है कि अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको कहाँ से मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना होगा, उसके बारे में बताया गया होगा। उसके बाद बताया गया है कि अगर वो दिव्यांग है तो 40% से बिलो है, 40% से जो अभी दिव्यांगजन का जो अधिनियम आया पीडब्ल्यूडी का, आप उसको भी भली भांति उससे भी वाकिफ होंगे। 2016 का नियम जो सरकार आज बनाई है, जो हाल ही में बनाई है, तो उसके बारे में आप लोग समझ बूझ रहे होंगे। फिर उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी का शर्त क्या होना चाहिए उसके बारे में बताया गया है। फिर ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस में क्या होना चाहिए ये सब आपको बताया गया है। अब और हाँ, इतना क्लियर किया गया है कि जब भी आप फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ पे जितना है मैट्रिकुलेशन या स्नातक या प्रोविजनल, ये सब आपको क्या होना चाहिए उस समय आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जिस समय आप साक्षात्कार में जा रहे हो, जो डॉक्यूमेंट आप वहां पे दे रहे हो साक्षात्कार में, वही डॉक्यूमेंट आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ये आयोग ने स्पष्ट कर दिया है। अब इसके बाद डेट ऑफ बर्थ की बात की गई कि डेट ऑफ बर्थ वही मान्य होगा। ये नहीं कि आधार कार्ड पे आपका डेट ऑफ बर्थ कुछ है या मैट्रिक के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ कुछ है। तो सरकार आयोग के द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देश है कि वो जो होगा वो जन्म तिथि वो मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के आधार पे ही जन्म तिथि का मान्य होगा। उसके बाद बताया गया कि जो सरकारी सेवक है, जो वो सरकारी सेवक 5 वर्ष की उनको छूट की अनुमति होगी। और उसके लिए आपको सबसे पहले जब जिस आप डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं वहां से एनओसी लेना होगा, एनओसी लगाना होगा, या आप अगर एज है तब भी आपको वहां जाके आपको एनओसी लेकर आप उस चीज को फॉर्म भरने का कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आगे चल के आपको कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। फिर उसके बाद जो एनसीसी है, एनसीसी के बारे में बताया कि एनसीसी के बारे में है। उसके बाद आपका भूतपूर्व जो कमीशन ऑफिसर होते हैं उसके बारे में है। ये सब जो आप लोग जिस से आते हैं, अगर कोई जो स्टूडेंट है, चाहे जो दोस्त है, चाहे जो तैयारी करने वाले हैं, वो भली भांति जिस क्राइटेरिया में आ रहे हैं उस क्राइटेरिया को आप लोग देखें कि मेरी क्राइटेरिया में वो चीज है कि नहीं है। वो अच्छी तरीके से जो शर्त दिए गए हैं, जो नियमावली दी गई है, उस नियमावली को पढ़ लेंगे। अब आता है कि शारीरिक क्षमता। शारीरिक क्षमता में एक बात ध्यान रखिएगा कि कुछ पद के लिए, जैसे आप पुलिस डिपार्टमेंट में जा रहे हो, पुलिस विभाग में जा रहे हो, तो आपको वहां पे कुछ शारीरिक दक्षता का मापदंड है, उस मापदंड को आपको फुलफिल करना होगा। हालांकि उसमें भी जनरल का कुछ है, ओबीसी का जनरल का कुछ है, एससी का कुछ है, एसटी का कुछ है, वो हम सरकार के द्वारा जो तय किया गया है, आयोग ने उस चीज को यहाँ पे भली भांति रखा है। अब आप अगला देखिए कि क्या है। अब आ गया है शुल्क के बारे में बात किया गया है। शुल्क के बारे में बात किया गया। शुल्क में जिसमें बताया गया है कि अभ्यर्थी को प्रत्येक परीक्षा में के लिए बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपया तथा अलग अलग प्रत्येक परीक्षा के लिए कोटिवार निम्न शुल्क जमा किया जाना है। तो इस बार बायोमेट्रिक फी आप लोग को भी लगेगा। जो बायोमेट्रिक आप देखते हैं कि जहाँ पे आप लोग जाते हैं तो आप लोग का थंब का या आप लोग का जो देखिएगा, हम लोग जब एग्जाम दे रहे हैं तो उसका बहुत सारा चीज बायोमेट्रिक सरकार कर रही थी। तो अब सरकार क्या की है, आयोग ने क्या किया है कि उसका भी एक फीस लगाया है, वो 200 रुपया लगाया है और ये हर एक व्यक्ति को देना है। इसके अलावा जो हम लोग फॉर्म भरते हैं उसमें सभी के लिए अलग अलग फीस है। जैसे जनरल स्टूडेंट के लिए 600 रुपया, SC ST के लिए जो 150 रुपया,
और जो महिला है उसको 150 रुपया, दिव्यांग है तो 150 रुपया, और बाहरी जितने उम्मीदवार हैं वो तो 600 रुपया सबको लगेगा ही लगेगा। लेकिन यहाँ पे एक नया चीज जोड़ा गया है बायोमेट्रिक फी के रूप में, जो अभी तक आप लोग 68वीं 69वीं जो आप लोग एग्जाम दे रहे होंगे उसमें नहीं था, लेकिन अब ये चीज बायोमेट्रिक फी के रूप में 200 रुपया, जहाँ तक मुझे मालूम है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये 200 रुपया नया ऐड किया गया है। बाकी आप लोग इसको भली भांति देख भी लेंगे कि 68वीं 69वीं एग्जाम में नहीं था। अब हम आते हैं कि उसके बाद जो विभिन्न बैंक चार्ज निर्धारित करते हैं, जैसे आप 600 रुपया करते हैं तो एक बैंक के द्वारा चार्ज भी दिया जाता है, वो चार्ज देना होगा। अब उसके बाद जो अब यहाँ पे आ गया कि भाई परीक्षा संरचना कैसा होगा, जो एकीकृत संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा होगा उसकी संरचना कैसी होगी। तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं कि परीक्षा जो होती है वो 3 चरण में होती है, पीटी, मेंस, इंटरव्यू। यानी पीटी प्रारंभिकी और मेंस में आपका सब्जेक्टिविटी, जो आप लेखन कौशल का अपना परिचय देते हैं, और थर्ड में अपना व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, जहां पे आपका कुछ इंटरव्यू पैनल के द्वारा आपका स्वागत होता है और वहां पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ के उनका हल मांगा जाता है, देखा जाता है कि आप उसके लिए है कि नहीं। देखिए इसमें कहा गया है कि कुल समान अध्ययन विषय की होगी, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकृति बहुविकल्पीय होंगे, और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, और कुल अंक 150 होंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का आपको दिया जाएगा। उसमें उसके बाद कहा गया कि निगेटिव मार्किंग भी होगा, और प्रत्येक उत्तर गलत के लिए 1/3 काट लिया जाएगा, यानी अगर आप 3 गलती करते हैं तो आपका 1 नंबर माइनस कर दिया जाएगा, और आपका एक तो माइनस भी होगा, ऊपर से एक सही गया तो आपका वो भी गलत चला जाएगा। अब आते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी, यानी आपको ये कहा गया कि आप इसके आधार पे दावा नहीं ठोक सकते कि भाई मेरा पीटी हो गया, हम बीपीएससी सेलेक्टेड हो गए, हम डीएसपी बन गए, एसडीएम बन गए, ऐसा नहीं। ये स्पष्ट रूप से क्लियर कर दिया, ताकि बाद में आप लोग ने कहे कि हम बीपीएससी पास कर गए और आपने कोर्ट में जाके चैलेंज कर दिया कि नहीं नहीं हम बीपीएससी पास कर गए। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा कि प्रारंभिक परीक्षा महज जांच परीक्षा होगी, जिसके आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा, और मुख्य परीक्षा चुने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या रिक्ति की 10 गुना होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि रिक्ति का वो 10 गुना होगा। यानी आप सोच लीजिए कि लगभग 1945 सीट है, तो 1945 का आप 10 गुना सोच लीजिए कि कितना ये चीज होगा। अब इसके बाद ये लोग पॉज कीजिएगा तो क्या था, फिर गायब हो गया। फिर हम खोल दिए, मैंने सेट था कहाँ पे, वो था पीडीएफ था। पीडीएफ वो लास्ट वाला होगा, लास्ट वाला था।
ठीक है, राइट। देखिए, तो आपको इसमें बताया गया कि जितना जितना कुल होगा वो 10 गुना होगा। आप ये समझ लीजिए 1945 सीट है तो 1945 का 10 गुना आप लोग जोड़ लीजिए कि उतना सीट, उतना मेंस के लिए उतने लड़कों को रिजल्ट दिया जाएगा और उसमें उतने लड़कों को क्वालिफाइंग किया जाएगा। उसके बाद ये जांच परीक्षा यह तो हो गया। उसके बाद आपको जिसमें क्वेश्चन में क्लियर किया गया कि समान विज्ञान, क्वेश्चन में आपको क्लियर किया गया कि वो समान विज्ञान, जिसमें आपको समान विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास, उसकी प्रमुख विशेषताएं, समान भूगोल, बिहार की भौगोलिक प्रभाव तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, राष्ट्रीय आंदोलन तथा इसमें बिहार के योगदान और समान मानसिक परीक्षा भी किया जाएगा। तो आप लोगों ने ये देखा कि आप लोग का जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में क्या क्या रहेगा। यहाँ पे उन्होंने आपको एक मोटा मोटी बता दिया कि भाई हम इस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे। जिस तरीके से यूपीएससी डाल देती कि भाई समान ज्ञान की आपको जानकारी पूछ जाएगी, लेकिन जब हम उसे पढ़ते हैं तो सब चीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उसके बाद आईआर का कुछ क्वेश्चन, फिर करेंट, फिर उसके बाद स्टेट का जो बेहतर जो उसका स्थानीय चीज होता है, उनका कल्चर, उनका ज्योग्राफी, उनका हिस्ट्री, उनका सब चीज, उनका पॉलिटिकल, सब चीज हम लोग को पूरी तरीके से पढ़ना होता है। तो आप सिलेबस आप देख रहे हो कि बस 2 लाइन में सिलेबस है और आप लोग को खुशी भी होगा तो इसको तो हम तो तुरंत तैयार कर लेंगे। लेकिन जब आप इसको खोजिएगा और उसमें डूबने का कोशिश कीजिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिखेगा, तब आपको लगेगा कि ये वाकई बहुत टफ हो जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे है तो आपको ये बताएंगे कि कैसे इसको 1 से 1.5 महीना में किस तरीके से एग्जाम को क्रैक किया जाए और कैसे बेहतर उसमें आप मेंस के लिए आपको चयनित किया जाए। अभी हम लोग का फोकस सिर्फ रहेगा प्री क्वालिफाइंग करने का। मेंस में आएंगे तो मेंस में हम लोग बताएंगे कि किस तरीके से मेंस को भी बेहतर तरीके से लोग हैंडल करते हैं। लेकिन सबसे पहले है पीटी जो हर्डल है, उस हर्डल को तोड़ना और उसको आगे बढ़ना। अब इसके बाद बताया गया उसके बाद इन लोग बताया गया कि भाई क्या क्या होगा कि इसमें पिछड़ा वर्ग के लिए जो दिव्यांग का कैटेगरी है उसका कितना % होगा, ये उन लोग के लिए है जो दिव्यांगजन है। दिव्यांगजन के लिए जो भी है वो अपना एक तरह से जो यहाँ पे नोटिस है वो चीज अच्छी तरीके से देख लेंगे और जब मेडिकल सर्टिफिकेट बना हो या मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हो तो इस चीज को पूरी तरीके से फुलफिल करेंगे कि आगे चल के कोई तरह का नौकरी करने में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। अब यहाँ पे अब आता है कि जो परीक्षा होगा उसका जो वस्तुनिष्ठ होगा कैसा होगा। पहला जो होगा अनिवार्य 17वीं संयुक्त परीक्षा जो होगा, मुख्य परीक्षा का यहाँ पे मुख्य परीक्षा के बारे में बता दिया गया है। इसका चर्चा करना यानी मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे समीचीन है, क्योंकि आप लोग अगर जो तैयारी कर रहे हैं वो पहले पीटी हर्डल को पार कीजिए और जो तैयारी में लगे होंगे या जो 1-2 बार पीटी या मेंस इंटरव्यू दिए होंगे तो उनको ये चीज पता होगा कि किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स का होता है। 300 मार्क्स का समान अध्ययन पेपर 1, उसके बाद समान अध्ययन द्वितीय पेपर 300 का, निबंध आपको 300 का और 100 अंक का हिंदी है जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। अब उसके बाद क्या किया गया है, उसके बाद वैकल्पिक विषय है जो आप लोग जब आप एग्जाम दीजिएगा तो जब आप मेंस के लिए क्वालिफाई कीजिएगा तो अब तो पता है कि मेंस में एग्जाम में जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे वो पूरी तरीके से उनको हटा ही दिया गया है। बस उनका एक ऑब्जेक्टिविटी और वो भी क्वालिफाइंग नेचर का वो पूछा जा रहा है। अब हम देखते हैं कि वो सब सब्जेक्ट का कोड, जैसे दर्शन शास्त्र का 21 है, हिंदी का आपको देखिएगा यहाँ पे आ जाते हैं क्या बोलते हैं श्रम समाज कल्याण का 16 है, भूगोल का 13 है, अर्थशास्त्र का 11 है, सबका कोड का सबको दिया गया है। अब उसके बाद कहा गया है कि भाई अब उसे जो मेंस में जो आपको क्राइटेरिया बताया गया वो क्राइटेरिया बताया गया। अब उसके बाद तीसरा आता है व्यक्तित्व परीक्षण का भाग आता है। व्यक्तित्व परीक्षण में आपको 120 जब आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तो आप व्यक्तित्व परीक्षण इंटरव्यू के लिए जाते हैं जहाँ पे आपको 5-6 मेंबर होते हैं और आप बैठते हैं और सबके द्वारा उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है बारी बारी से और आप उसका किस तरीके से जवाब देते हैं ये बहुत मायने रखता है और वो लगभग 120 अंक का होगा। उसके बाद मेधा सूची तैयार होगी, मेधा सूची के बाद आपका नाम प्रकाशित कर दिया जाएगा। अब तो हो गया ये सब चीज आपको बता दिया गया, ये सब चीज है।
अब आपको इस चीज को, अब इसी चीज के बारे में ऑनलाइन डिटेल है कि भाई अब परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा है और आप इसको लगभग 4 तारीख से फॉर्म भरने का स्टार्ट हो चुका है। तो सब लोग फॉर्म भर रहे हैं और 18/10 तक लगभग टाइम भी दिया गया, लेकिन सुनते कि और टाइम बढ़ेगा। ऐसे संभावित डेट तो 17/11 था, लेकिन इधर देख रहे हैं सोशल मीडिया पे या कुछ पे डेट बढ़ने की संभावना चल रही है, लेकिन अभी तक बीपीएससी का कोई ऑथेंटिक नोटिफिकेशन नहीं आया। और आप लोग ये चीज मान के चलिए, जब तक बीपीएससी कुछ नहीं डालती है तब तक आप उस पर भरोसा मत करिए। आप पे भरोसा करने का मात्र एक ही उपाय और एक ही रास्ता है, वो है बीपीएससी। यानी आप समझिए कि 1.5-2 महीना जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता है, बीपीएससी ही आपका माई बाप है। वो जिस तरीके का आदेश पारित करेगी, वो जिस तरीके का नोटिफिकेशन देगी, हमको उसी पे भरोसा करना होगा, ना कि मार्केट में जो चल रहे हैं यूट्यूबर और ये सब जो बड़े बड़े भैये लोग होते हैं, वो लोग कि देखो डेट बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, उन लोगों की बातों पे कभी विश्वास मत कीजिएगा। आप एक ही बात पे विश्वास कीजिएगा, है वो है आयोग। आयोग ही तय करेगा कि क्या होना है नहीं होना है, उसके अलावा आप किसी पे चर्चा नहीं कीजिएगा। अब उसके बाद बता दिया गया है कि भाई जब आप ऑनलाइन भर रहे होंगे तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, यूजर आईडी, पासवर्ड, वो आप जहां साइबर कैफे जाइएगा या अपने से भरिएगा तो उसका एक प्रोसेस होता है फॉर्म भरने का। वो लोग, क्योंकि आप लोग स्नातक हैं और वो आज के डेट में तो सोशल मीडिया का युग है और जिस तरीके से लोगों में हाथों में मोबाइल है, तो आज करीब करीब सब लोग फॉर्म भरने के लिए जान ही गए हैं। तो उसमें आप लोग को बहुत सारा डिटेल इसमें बताने चीज नहीं है। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत बेहतर तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे और अपना अपना फॉर्म भर लेंगे। फिर उसके बाद बताया कि एडिट का कोई प्रावधान नहीं होगा, कैंसिल का नहीं होगा। आपका पैसा चला गया और आप एक बार फाइनल सबमिट कर दिए तो पैसा फाइनल हो गया। और दूसरा चीज, फिर आपको नेक्स्ट फॉर्म भी भरना पड़ेगा। अगर कहीं कुछ गलती होती तो आप लोग सोच समझ के फॉर्म भरिए कि एक ही बार भरिए, सॉलिड भरिए, कि दोबारा हमको वो चीज करना नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग का जो चीज बता दिया गया है, ये तरह का इसका वेबसाइट पे सिलेबस जो भी था, जो मुझे लगा कि मोटा मोटी कि जो आपको जानना चाहिए। हालांकि आप लोग इससे भली भांति परिचित है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मेरी जो एक औपचारिक थी कि नहीं, मैं अगर पढ़ाने जा रहा हूं तो आप लोग से थोड़ा सा बात करूं, वाकिफ हूं कि भाई जो एडवर्टीजमेंट आया है उस एडवर्टीजमेंट में क्या चल रहा है, भाई इतना सीट है, उसकी क्राइटेरिया क्या है, कैसे है, तो मैं एक मोटा मोटी बता दिया। हालांकि क्लास में और मैं इससे, जब भी आपको कठिनाई हो तो आप सोशल मीडिया जिसके सहारे हम लोग जुड़ रहे हैं, हमारी टीम जुड़ रही है, तो आप हमारी टीम से जुड़ के वो चीज जो आपको कठिनाई हो फॉर्म भरने में, वो हम लोग से पूछ सकते हैं, ताकि मैं आप लोग को बेहतर, हम लोग हमारा और हम और हमारी टीम आपको बेहतर तरीके से उसका हल दे सकते हैं। तो आपको जो क्राइटेरिया था ये सब चीज था, लेकिन कल से आप लोग का प्रॉपर हम लोग स्टार्ट करेंगे कि जो सिलेबस है और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसका टेस्ट सीरीज चलाएंगे, ताकि आपको बेहतर से बेहतर जो पढ़ाया जा रहा है कि आप समझें कि नहीं ढंग से, उसको भी आप लोग को बेहतर तरीके से देखना है कि ना हम समझ गए अच्छी तरीके से और आप बेहतर तरीके से उसका लाभ ले रहे हैं। तो हम दोनों चीज पे चलेंगे, कंसेप्ट पे ज्यादा चलेंगे और फैक्चुअल करीब करीब आप लोग का फैक्चुअल अच्छा होगा ही, अगर नहीं अच्छा होगा तो हम लोग कंसेप्ट प्लस फैक्चुअल दोनों चलेंगे, ताकि आपको जहां से कंसेप्ट है, इसमें फैक्चुअल बातें क्या है, दोनों को आप समन्वय करके आप बेहतर तरीके से उसको समझ सकेगा। अगर कंसेप्ट के साथ उसमें फैक्चुअल का भी समावेश हो तो आप उसको बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। यहाँ के साथ अब आप लोग, हम और हमारी टीम आपको बेहतर तरीके से आपको कल से मिलेंगे और तैयारी के आगे रास्ता बताएंगे। चलिए, आप लोग को शुभ रात्रि। और आज तो दुर्गा अष्टमी है और इसके लिए भी आपको हार्दिक बधाई और आपका विजयदशमी का भी शुभकामनाएं। अब तो कल हम लोग मिलेंगे, उस पर बात करेंगे। चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि।